गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि जो भारतीय जो संविधान है, ये जो भारत में काम जो सरकार है वो कैसे काम करती है। ठीक है, तो भारतीय सरकार के जो तीन स्तंभ हैं, ठीक है, कौन कौन से हैं? एक होता है न्यायपालिका, एक होता है कार्यपालिका और एक होता है विधायिका। ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था कि जो कार्यपालिका है उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कानून लागू करना। ठीक है, और जो विधायिका होते हैं उनका काम होता है कानून बनाना, और जो न्यायपालिका है उनका काम होता है न्याय दिलाना। ठीक है, तो जो कार्यपालिका है उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री इत्यादि। ठीक है, और जो विधायिका है उसमें कौन कौन आते हैं? उसमें आता है संसद और विधानमंडल। ठीक है, तो संसद में आपको पता है संसद में कौन कौन आते हैं? लोकसभा और राज्यसभा, और विधानमंडल में कौन आते हैं? विधान परिषद और विधान सभा। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे न्यायपालिका के बारे में। तो न्यायपालिका में फर्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। तो भारत में है एकीकृत न्याय व्यवस्था। एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या हुई कि मतलब इसमें एक ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, मतलब ये तीन ही क्या है इसमें न्याय व्यवस्था है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ये करते हैं ऊपर से नीचे की ओर काम। मतलब सबसे पहले आएगा सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये ऊपर से नीचे की ओर ये काम करते हैं। ठीक है, तो आज हम करेंगे केवल सुप्रीम कोर्ट ही। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो है दिल्ली में। ठीक है, और पूरे देश के लिए केवल एक ही क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन है भाग 5 में। ठीक है, भाग 5 और आर्टिकल आएंगे इसमें 124 से लेकर 147 के बीच। ठीक है, तो देखो जो हमने किया था एक भारत सरकार अधिनियम 1935। ठीक है, तो 1935 का जो एक्ट है वो हमने किया था हिस्ट्री में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ कि जो भारत सरकार अधिनियम है 1935 का जो अधिनियम है, वहां से जो भारतीय संविधान है उसमें 250 से अधिक आर्टिकल जो 1935 के जो एक्ट है उसी में से उसी रूप में ले लिए गए या थोड़ा बहुत उनमें चेंज किया। ठीक है, तो जो 1935 का एक्ट है उसी के अनुसार संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी 1935 के तहत। ठीक है, तो संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था की गई थी और उसी का ही जो प्रतिरूप है वो है सुप्रीम कोर्ट। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो संघीय न्यायपालिका का क्या है? प्रतिरूप है। ये क्वेश्चन कमीशन में भी आया था कि सुप्रीम कोर्ट किसका प्रतिरूप है? तो ये है संघीय न्यायपालिका का प्रतिरूप। ठीक है, और जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका गठन कैसे किया जाता है? तो ठीक है, तो जब मूल बातों में क्या प्रावधान था? मूल बातों में प्रावधान था कि उसमें क्या होगा? एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 7 होंगे अदर जज। ठीक है, तो मेन मतलब पूरे कितने होंगे? 8। एक में मुख्य न्यायाधीश और 7 होंगे अन्य न्यायाधीश। ठीक है, फिर क्या हुआ? ये जो अदर जज होते हैं उनकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती गई, और ये संख्या बढ़ाता कौन है? ये बढ़ाता है संसद। ठीक है, तो संसद के द्वारा इसकी संख्या बढ़ाती चली गई, मतलब उसमें और जोड़ते गए। तो वर्तमान में जो न्यायाधीश हैं एक है मुख्य न्यायाधीश और 34 है अन्य। मतलब वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या है 35। ठीक है, 35, और इसका वर्णन है आर्टिकल 124(1) के तहत। तो ये जो बीच बीच में जो आर्टिकल आते हैं वो आपने याद रखने हैं। ठीक है, और आर्टिकल वाला टॉपिक भी हम लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो वर्तमान में है 35 न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट में। अब देखो ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, तो नियुक्ति करता है इनकी राष्ट्रपति। लेकिन कैसे? इसका एक सिस्टम है, जैसे ये की जाती है कॉलेजियन सिस्टम के तहत। तो कॉलेजियन सिस्टम क्या हुआ? इसमें होता है 1+4, मतलब 5 न्यायाधीशों की, एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 4 होंगे अदर। तो जो 5 न्यायाधीशों की मंडली के द्वारा ये नाम भेजा जाता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति फिर उसको नियुक्त करता है। तो एक आया था, एक और जो व्यवस्था है वो चर्चा का विषय बनी थी, वो थी NJAC
एनजेसी में कि 6 सदस्य होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कॉलेजियम सिस्टम में क्या है 5 जो राष्ट्रपति को नाम भेजते हैं। लेकिन जो एनजेसी है इन्होंने प्रस्ताव रखा था कि 6 सदस्य होने चाहिए जो नाम भेजेंगे राष्ट्रपति को, ठीक है। तो 6 सदस्य कौन कौन से होंगे, 3 होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, 2 होंगे कानून विशेषज्ञ और 1 कानून मंत्री, ठीक है। लेकिन ये जो उन्होंने प्रस्ताव भेजा था ये सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। और एक और चर्चा का विषय बना था वो था एमओपी, मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, लेकिन ये भी फिर सुप्रीम कोर्ट को नहीं अच्छा लगा, ठीक है। लेकिन अब कॉलेजियम सिस्टम से ही न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। अब देखो योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, तो योग्यता का वर्णन है आर्टिकल 124(3) में, तीसरे पार्ट में इसमें। तो ये जो योग्यता है इसमें क्या है, ये तो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। और इसमें उसने 5 वर्षों तक जज के रूप में काम किया हो, या तो उसने 5 वर्षों तक जज के रूप में काम किया हो, या तो उसने 10 वर्षों तक वकील के रूप में काम किया हो, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। अगर मान लो ना तो उसने 5 वर्षों तक जज के रूप में काम किया है, ना तो उसने 10 वर्षों तक वकील के रूप में काम किया, तब अगर वो नहीं, इन दोनों में से कोई योग्यता नहीं है, तो वो राष्ट्रपति की दृष्टि में विधिवेता होना चाहिए, ठीक है। मतलब राष्ट्रपति की दृष्टि में वो कानून विशेषज्ञ होना चाहिए। और शपथ दिलाता है इसको राष्ट्रपति, और शपथ का वर्णन है आर्टिकल 124(6) में। तो यहाँ तक लगे ना आपको पता, हम कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का वर्णन कौन से भाग में है, पार्ट हमने किए थे संविधान के, ठीक है। तो भाग 5 में है इसका वर्णन, और आर्टिकल आते हैं इसमें 124 से लेकर 147 के बीच। तो भारत में है एकीकृत न्याय व्यवस्था। ये क्वेश्चन भी कई बार आया कि भारत में कैसी न्याय व्यवस्था है, भारत में है एकीकृत न्याय व्यवस्था। ये ऊपर से नीचे की ओर ये काम करते हैं, जैसे सबसे ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट, फिर होता है हाई कोर्ट, और फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसका प्रतिरूप है, ये है संघीय न्यायपालिका की प्रतिरूप, ठीक है। संघीय न्यायपालिका की जो व्यवस्था की गई थी वो कहां से लिया गया है आइडिया, जो 1935 का जो एक्ट है, और 1935 के एक्ट से ही जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें 250 से अधिक आर्टिकल जोड़े गए हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे, सर्वोच्च न्यायालय का गठन में मूल बातों में क्या प्रावधान था कि एक होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश और 7 अदर जज। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ा दी गई और वर्तमान में है 35, मतलब एक मुख्य न्यायाधीश और 34 है अदर जज, ठीक है। तो ये जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है आर्टिकल 121(2) के तहत, और ये कौन करता है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सलाह पर। तो कौन सी व्यवस्था बताई मैंने आपको, कॉलेजियम सिस्टम, ठीक है। कॉलेजियम सिस्टम में 1+4 मतलब 5 न्यायाधीशों की मंडली के द्वारा नाम भेजा जाता है राष्ट्रपति को। और दो कौन कौन सी आई थी, दो जो प्रस्ताव थे, एक एनजेसी और एक एमओपी, ठीक है। और योग्यता क्या है कि वो 5 वर्षों तक या तो जज होना चाहिए, और या तो 10 वर्षों तक उसने वकील के रूप में काम किया हो। अगर दोनों में से नहीं है तो राष्ट्रपति की दृष्टि में वो कानून विशेषज्ञ होना चाहिए, ठीक है। और शपथ दिलाते हैं इसको राष्ट्रपति आर्टिकल 124(6) के तहत, ठीक है। अब देखो इसका कार्यकाल कितना होता है, तो कार्यकाल होता है 65 इयर्स, 65 वर्ष, और त्याग पत्र देता है ये राष्ट्रपति को। शपथ भी कौन दिलाता है, राष्ट्रपति, और त्याग पत्र भी किसे देता है, ये राष्ट्रपति को, ठीक है। अब देखो हमने इसको शपथ भी हो गई है ना, नियुक्ति भी हो गई। अब देखो ये हटाने की प्रक्रिया, मान लो अगर उन्हें कहीं हटाना हो तो हम कैसे हटाएंगे, ठीक है। तो एक आता है इसमें साबित कदाचार। साबित कदाचार क्या हुआ कि यदि उसने कोई भ्रष्टाचार कार्य किया है तो उसे हटाया जा सकता है। और दूसरा है असमर्थता। असमर्थता क्या हुई कि वो
फिर कमेटी बनाई जाती है और कमेटी जांच करती है। अगर उसे सही लगता है तो फिर 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास किया जाता है और फिर नाम राष्ट्रपति को भेजा जाता है और फिर राष्ट्रपति उसे राष्ट्रपति के द्वारा उसे हटा दिया जाता है। ठीक है, ये जो मतलब ये जो प्रक्रिया है, ये जो हटाने के लिए ये वी रामास्वामी पर ये लगाया गया था। ठीक है, महाभियोग। लेकिन यहाँ हम महाभियोग शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर ये उन पर ये मतलब जो लगाया गया था महाभियोग, ये साबित नहीं हो पाया था। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनका वेतन कितना होता है? तो जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसका होता है 2,80,000 और जो अदर जज होते हैं उनका होता है 2,50,000। ठीक है, अब देखो इससे रिलेटेड जो अदर पॉइंट क्या क्या है, एक शब्द यूज किया जाता है तदर्थ न्यायाधीश या एड हॉक। तो ये क्या होता है? तो यदि कोरम में सदस्य कम हो जाते हैं, कोरम में बताया था मैंने आपको, कोरम होता है 1/10 सदस्य जरूरी बैठक में अनिवार्य होने चाहिए। तो यदि कोरम में क्या हो, सदस्य कम हो जाए तो हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उन्हें सुप्रीम कोर्ट में बुलाया जा सकता है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट के हाई कोर्ट के जो जज सुप्रीम कोर्ट में बुलाएंगे उनको बोला जाता है एड हॉक। ठीक है, और जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं उनको भी कुछ समय के लिए बुलाया जा सकता है और इनसे रिलेटेड आर्टिकल है 128। अब देखो जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनके पास क्या क्या शक्तियां होती है। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार फिर से बता देती हूँ मैं आपको। कार्यकाल होता है 65 इयर्स और त्याग पत्र देता है ये राष्ट्रपति को। और हटाया कैसे कैसे जाता है? एक तो साबित कदाचार और एक हुआ असमर्थता। साबित कदाचार वही यदि उसने कोई भ्रष्टाचार काम किया है, असमर्थता हुई कि वो अपने काम को सही ढंग से वो चलाने के योग्य नहीं है, और महाभियोग की तरह ही फिर वो महाभियोग की तरह उसे हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और एक बताया मैंने आपको तदर्थ न्यायाधीश और सेवानिवृत्त न्यायाधीश। अब देखो इसकी शक्तियां क्या क्या है। तो फर्स्ट आता है मूल अधिकारिता। मूल अधिकारिता आर्टिकल 131, मतलब जो काम केवल सुप्रीम कोर्ट में ही किए जाते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आएगा यदि किसी राज्य और भारत के मध्य अगर विवाद उत्पन्न होता है तो ये केस जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास। और यदि किसी राज्य और भारत संघ के बीच कोई विवाद होता है तो वो केस भी जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास ही। और अगर किसी राज्य और राज्य, दो राज्यों में अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तब भी केस जाता है सुप्रीम कोर्ट के पास ही। लेकिन एक नोट कर लेना है आपने कि इसमें नदी जल विवाद शामिल नहीं होता है। ये है इसकी मूल अधिकारिता जो केवल सुप्रीम कोर्ट में ही केस जाते हैं। सेकंड है रिट अधिकारिता। तो ये जो रिट अधिकारिता है इसका वर्णन है आर्टिकल 32 में। तो ये जब हमने फंडामेंटल राइट्स किए थे, मौलिक अधिकार जब हमने किए थे, तो मैंने वहां पर आपको डिटेल करवाई है जो 5 प्रकार की रिट करने का जो अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास। तो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण था, परमादेश था। ठीक है, ये 5 प्रकार की रिटें जारी करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। और तीसरा जो शक्ति है इसके पास वो है अभिलेख न्यायालय। अभिलेख न्यायालय का वर्णन है आर्टिकल 129। तो अभिलेख न्यायालय क्या हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है, ठीक है, तो वो बन जाता है अभिलेख। ठीक है, अभिलेख वो बन जाता है और वो करता है कानून का काम। मतलब जो सुप्रीम कोर्ट से जो निचले कोर्ट है जैसे हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उनके लिए वो कानून का काम करता है। ठीक है, तो वो हुआ अभिलेख न्यायालय। जो सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगा वो हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए वो कानून का काम करेगा। ठीक है, और चौथा अधिकार है अपीलीय अधिकार। तो अपीलीय अधिकार तो भारत में है एकीकृत न्याय व्यवस्था, ये मैंने आपको शुरू में भी बताया था। तो इसमें क्या होता है, इसमें अपील की जा सकती है। जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट से अपील कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, और पांचवा जो शक्ति है वो है सलाहकारी अधिकार। तो ये हमने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में भी मैंने आपको बताया था कि आर्टिकल 143 के तहत जो राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। ठीक है, और लास्ट है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक जो पुनरावलोकन है उसका वर्णन है आर्टिकल 32, 137 और 13 में। तो न्यायिक पुनरावलोकन क्या हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट है जो वो निर्णय देता है, ठीक है, तो वो उसकी भी समीक्षा कर सकता है, या जो कार्यपालिका है या जो विधान पालिका है उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा होता है तो वो उसको भी रद्द कर सकता है। ठीक है, तो ये है न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है, मतलब वो दोबारा से जांच के लिए वो
ठीक है। तो ये जो सुप्रीम कोर्ट है उसे जाना जाता है संविधान के संरक्षक के रूप में उसे जाना जाता है, ठीक है। तो वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं वो कौन है, वो है एस.ए. बोबडे। लेकिन अब ये चेंज होने वाले हैं, तो उन्होंने नाम दे दिया है और देश के जो अगले चीफ जस्टिस हैं वो बनेंगे एन.वी. रमणा, ठीक है। तो वर्तमान में अब ये एन.वी. रमणा है, ये होंगे हमारे सर्वोच्च न्यायालय के जज, ठीक है। तो आज हमने ये किया सर्वोच्च न्यायालय। तो भारत में कैसी न्याय व्यवस्था है, एकीकृत न्याय व्यवस्था है। और एकीकृत न्याय व्यवस्था क्या हुई, जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और पूरे देश के लिए केवल एक सुप्रीम कोर्ट है, वो कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसका वर्णन है संविधान के भाग 5 में और आर्टिकल आते हैं इसमें 124 से लेकर 147 के बीच। तो जो भारतीय संविधान है उसमें 250 से अधिक जो आर्टिकल लिए गए थे वो लिए गए थे 1935 का जो एक्ट था, ठीक है। और 1935 के तहत क्या हुई थी, संघीय न्यायपालिका की व्यवस्था हुई थी। और संघीय न्यायपालिका का ही प्रतिरूप कौन है, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो गठन है शुरू में क्या था कि एक होगा मुख्य न्यायाधीश और 7 होंगे अदर जज। लेकिन वर्तमान में फिर क्या हुआ, जो अदर जज है इनकी संख्या बढ़ती गई और वर्तमान में है सुप्रीम कोर्ट में 35 जज, एक है मुख्य न्यायाधीश और 34 है अन्य जज। तो नियुक्ति कैसे की जाती है, ये की जाती है कॉलेजियम सिस्टम से। कॉलेजियम सिस्टम में क्या है 1+4, एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य, ये पांचों मिलकर क्या करते हैं, ये राष्ट्रपति को नाम भेजते हैं अगले न्यायाधीश के लिए, ठीक है। और दो जो और चर्चा का विषय बनी थी, एक थी एनजेसी और एक थी एमओपी, लेकिन ये क्या हो गई है, रद्द हो गई है। कार्यकाल होता है 65 ईयर, त्याग पत्र देता है ये राष्ट्रपति को और शपथ भी दिलाता है राष्ट्रपति। तो हटाने की प्रक्रिया थी 2, एक साबित कदाचार और एक असमर्थता, लगभग महाभियोग की तरह ये होती है, ठीक है। और एक बताया मैंने आपको तदर्थ न्यायाधीश, ये क्या हुआ, अगर कोरम व्यवस्था में सदस्य कम हो जाते हैं तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों को बुलाया जा सकता है। फिर लास्ट में की हमने इसकी शक्तियां, तो एक ये मूल अधिकारिता, जो केस केवल सुप्रीम कोर्ट में ही जाते हैं, और एक है रिट अधिकारिता, मतलब 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है। और एक अभिलेख न्यायालय, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन देता है वो निचले जो कोर्ट है उनके लिए वो कानून बन जाता है। और यहाँ पर होता है अपीलीय न्यायालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से की जाती है अपील हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से फिर सुप्रीम कोर्ट में। और ये सलाहकारी अधिकार भी, मतलब ये सलाह देते हैं ये राष्ट्रपति को 143 के तहत। और न्यायिक पुनरावलोकन क्या हुआ, मतलब जो कोई सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे देता है वो उसकी भी समीक्षा कर सकता है, या जो कार्यपालिका और विधान पालिका के प्रस्ताव को ये रद्द कर सकता है, ठीक है। तो ये आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।